स्लाइड पर ध्यान दें, क्योंकि अभी तक आपने पिछले 4 वीडियो को देखने के बाद शायद रिस्पायरेशन के मैकेनिज्म को भली-भांति समझ गए। इसलिए अभी हम 3 टॉपिक लेके आए हैं। पहला टॉपिक है द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, दूसरा है एम्फीबॉलिक पाथवे और तीसरा रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। हाँ, तो रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट क्या है ये हम लोग समझ लें। बैलेंस शीट स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक तरफ स्टेप दिया हुआ है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। दूसरा रो में रिड्यूस को एंजाइम का नंबर दिया हुआ है। तीसरे रो में एटीपी कितना प्रोड्यूस होता है थ्रू ईटीएस, इसके बारे में कहा हुआ है। और चौथा में डायरेक्ट एटीपी कितना प्रोड्यूस होता है यह बोला हुआ है। और लास्ट में टोटल एटीपी दिखाया गया है। जैसा आप देख रहे हैं कि एयरोबिक रिस्पायरेशन और एनएयरोबिक रिस्पायरेशन का बैलेंस शीट आपने शुरू में जाना था कि ग्लाइकोलिसिस इज द कॉमन पाथवे फॉर द एयरोबिक एंड एनएयरोबिक रिस्पायरेशन, एंड इन glycolysis only 1,2 ATP directly produced and the remaining 2 molecule of NADH2 only oxidize through the ETS. That's why for the aerobic respiration glycolysis yield 8 ATP and for the anaerobic respiration yield only 2 ATP. The second point like that is called the acetylation, means conversion of the pyruvic acid. Here one of the most important thing like that, the only 2 NADH plus H plus are produced, which are after ETS produce 6 ATP. Like the third, that is called Krebs cycle, where the 6 NADH plus H and 2 FADH2 are produced. These are the totally produce the 18 ATP and the 4 ATP. And finally the 24 ATP and the 2 ATP through the substrate level phosphorylation, yourself recall it, also produce, and by this happening the total summation is the 38 ATP, जो नीचे दर्शाया जा रहा है। हाँ, कभी कभी आप लोग प्रश्न पूछते होंगे कि किसी किसी जगह आपने 36 ATP को देखा होगा। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात है कि जो दो मॉलिक्यूल NADH प्लस H प्लस ग्लाइकोलिसिस के द्वारा निर्मित होता है, वह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर करने के लिए एक शटल के द्वारा जाता है और यह शटल जो है 2 ATP एडिशनल कंज्यूम कर लेता है, इसलिए टोटल 36 ATP होता है। अब दूसरे स्लाइड पर हम आपको एम्फीबोलिक पाथवे और रेस्पिरेटरी क्वोशंट के बारे में बोलेंगे। जरा देखिए, आप एम्फीबोलिक पाथवे को देख रहे हैं। रेस्पिरेशन एक ऑक्सीडेटिव पाथवे है, जिसमें अभी तक आपने ये केवल जाना कि एटीपी का निर्माण नहीं, कहता है कि रेस्पिरेशन केवल एटीपी का निर्माण नहीं करता, और रेस्पिरेशन में एटीपी का निर्माण जो ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है वह केटाबॉलिज्म है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी पाथवे के द्वारा बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल का निर्माण होता है, उसमें मुख्यतः अमीनो एसिड का अत्यधिक निर्माण होता है। इस प्रकार यह केटाबॉलिक रिएक्शन होने के साथ साथ एनाबॉलिक रिएक्शन भी है, इसलिए हम इसे एम्फीबॉलिक पाथवे कहते हैं। जैसा कि स्लाइड पर आप देख रहे हैं कि ग्लूकोज से फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड बायडायरेक्शनल वे में बनता है और ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना करके एसिटाइल को ए बना करके क्रेब्स साइकिल में चला जाता है। लेकिन यह पायरुवेट ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में भी कन्वर्ट होता है और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड फॉस्फोइनोल पायरुवेट में भी कन्वर्ट हो रहा है। उसी प्रकार एलानीन, ग्लाइसिन, थ्रियोनीन, सिस्टीन, सेरीन और ट्रिप्टोफैन नामक एमिनो एसिड
पायरुवेट में कन्वर्ट होते हैं। तो अगर ये अमीनो एसिड पायरुवेट में कन्वर्ट होते हैं तो पायरुवेट भी इन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। उसी प्रकार देख रहे हैं कि आइसोल्यूसिन एसिटाइल CoA में कन्वर्ट होता है। ल्यूसीन से ल्यूशीन, लाइसीन, फिनाइल एलालीन, थ्रियोनीन, टाइरोसिन, ट्रिप्टोफान एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। फिर नीचे देख रहे हैं कि अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड किससे बन रहा है? ग्लूटामेट से। और अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से भी ग्लूटामेट बनता है। ग्लूटामेट से आर्जिनिन, प्रोलीन, हिस्टिडीन और ग्लूटामाइन बनता है और पुनः इससे ग्लूटामेट बनता है। इस प्रकार आप ये देख रहे हैं कि ये निर्माणकारी प्रक्रिया है। केवल यहाँ केटाबॉलिज्म नहीं, एनाबॉलिज्म भी होता है। और वैसी प्रक्रिया जहां केटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों साइमल्टेनियसली चले उन्हें एम्फीबॉलिज्म और पाथवे को एम्फीबॉलिक पाथवे कहते हैं। आगे की स्लाइड पर आप देखें रेस्पिरेटरी कोसेंट किसे कहते हैं। हाँ, तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं रेस्पिरेटरी कोसेंट। रेस्पिरेटरी कोसेंट का डेफिनेशन स्पष्ट लिखा हुआ है जिसे मैं सुनाता हूं आपको। रेस्पिरेटरी कोसेंट या RQ इज द वॉल्यूम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड produced when the respiratory substrate is respired, dividing by the volume of oxygen consumed in a set period of time. नीचे RQ का फॉर्मूला है कि RQ is equal to volume of the carbon dioxide given out upon volume of the O2 taken in. उसके नीचे लिखा हुआ है कि RQ give an indication of the respiratory substrate being respired and whether respiration is aerobic or anaerobic. यानी RQ इस बात को बताता है कि दिया गया सबस्ट्रेट अगर ऑक्सीडाइज होता है, रिस्पायर होता है, तो क्या वह एरोबिक के माध्यम से हुआ है या एनएरोबिक के माध्यम से। अगर एनएरोबिक के माध्यम से सबस्ट्रेट लाइक ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा, रिस्पायर होगा, तो उसकी RQ ऑलवेज लेस देन 1। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप जानते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन तो गिवन आउट होगा, लेकिन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड तो गिवन आउट होगा लेकिन ऑक्सीजन टेकन इन नहीं होगा। जबकि एरोबिक में अगर कार्बोहाइड्रेट को या ग्लूकोज को आप सबस्ट्रेट के रूप में लेते हैं तो वहां 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट होगा और 6 मॉलिक्यूल O2 टेकन इन होगा, इसलिए 1 होगा RQ। लेकिन प्रोटीन और लिपिड के केस में RQ ऑलवेज लेस देन 1, अप्रोक्सीमेटली 0.9 फॉर प्रोटीन एंड 0.7 फॉर लिपिड। लेकिन ऑर्गेनिक एसिड या पाल्मेटिक एसिड के केस में आप RQ 1 से ज्यादा देखते हैं। कई बार नीट में पूछा गया है कि किस कंडीशन में एक से ज्यादा RQ होता है, तो आप याद रखेंगे ऑर्गेनिक एसिड या पाल्मेटिक एसिड सो। लेकिन अब यह बात खत्म करते वक्त मैं एक दो बातें आपको इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूं कि मैंने पूरी रेस्पिरेशन चैप्टर का एक क्विक रिवीजन के लिए आपको 5 वीडियो दिया। अब आप इस 5 वीडियो को पढ़कर नीट के सारे प्रश्नों को डील करेंगे और अगर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं बन पाता है तो आप इसका फीडबैक मुझे व्हाट्सएप के जरिए या कॉल करके या मेरे ग्रुप पर आप लिख सकते हैं, जिसकी मैं फर्दर डिस्कशन आपसे करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई त्रुटि होगा तो पुनः अगले वीडियो में उसे सुधारा जाएगा। आज तक के लिए थैंक्स, और अगली वीडियो आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार यथाशीघ्र मैं फोटोसिंथेसिस पर लेके आ रहा हूं, जैसा मुझे आपका फीडबैक प्राप्त हुआ है। थैंक्स।